हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एमसीक्यूज़ में। आज मैं दोस्तों लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 की विज्ञान सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। ठीक है, ये रहा मॉडल पेपर। ठीक है, समय 3 घंटे मिलेंगे और हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रियल एग्जाम में भी। ठीक है, तो चलिए मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आप लोगों का दोस्त है सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट लेवल का एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ मॉडल सेट का आंसर भी मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार आप लोगों को देखना ताकि सारे आंसर याद हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए समतल दर्पण पहले तो पता कीजिए कि कहते किसको है। समतल दर्पण यानी कि रोज जैसे हम लोग आईना देखते हैं तो आईना जो देखते हैं ना हम लोग, वो एक तरह से समतल दर्पण है। ठीक है, जिस तरह का हमारा मतलब हमारा साइज है उसी साइज का वहाँ पे चित्र भी बनता है दर्पण में, तो उस तरह के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, पूछ क्या रहा है कि किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण, किसकी बात कर रहा है? अवतल दर्पण का द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार की प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होगा, और अवतल दर्पण में बस जो चित्र बन रहा है ना वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एफ पर, अनंत पर, या सी पर, या सी से आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पर। ठीक है, यहाँ पे सी होगा ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पर बनेगा ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। देखिए प्रकाश का चाल जो है किसमें सबसे तेज गति से? तेल में, पानी में, वायु में, कागज में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु में। वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है, तेल से भी ज़्यादा, पानी से भी ज़्यादा, कागज से भी ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे पूछा कि एक लेंस की क्षमता दे दिया है जो -4 है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? 4 मीटर, -40 मीटर, -0.25 मीटर, या -25 मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका -0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। देखिए मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है ना उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसका क्या रीजन है? ऑप्शन ए कर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशिया, या ऑप्शन डी पुतली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है। ठीक है, कि फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कैमरा में देखते हैं ना फोकस दूरी, आप स्क्रीन को टच करोगे तो वो फोकस बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे आँख में भी फोकस दूरी है जो किसके कारण होता है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है खाली जगह। बताइए दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? सबसे पहले जानिए दूरदृष्टि दोष किसको कहते हैं? जिसमें दूर के वस्तु साफ साफ नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पास की वस्तु नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी मोतियाबिंद, या ऑप्शन डी प्रेसबायोपिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए मेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोलेंगे। ठीक है, चलिए जिसमें निकट की वस्तु नजर आएंगे और दूर की वस्तु नहीं। ठीक है, दूर दृष्टि यानी दूर की वस्तु नजर आ रहे हैं, पास के नहीं आ रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, फेराडे, एम्पियर, ओम। तो बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। देखिए टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? टंगस्टन आप लोगों को पता होगा ये धातु है। ठीक है, धातु निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में, कुचालक में, या वस्त्र निर्माण में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली के बल्ब बनाने के लिए टंगस्टन का यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है ना, वो कैसे निकलती है? दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, चुंबक का केंद्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? देखिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी। तो इसका आंसर बहुत इजी है, आप लोगों को पता होगा, सौर ऊर्जा, यानी सूर्य ही एक ऐसा है जो परम ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? जो रासायनिक समीकरण है ना, तो उसको किस नियम के कारण से हम लोग संतुलित कर पाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन सी डाल्टन के नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का नियम, या ऑप्शन डी आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, रासायनिक समीकरणों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि Fe+Cu SO4, तो इसका प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या बनाना? Cu+Fe SO4। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो कॉपर है ना, ये क्या हो जा रहा है? कॉपर एक तरह से विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। इसके फॉर्मूला देख के ही पता चल गया कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे और भी कुछ ऐड होता, ठीक है, FeCl2 होता, मान लीजिए FeCl2, ठीक है, प्लस CuSO4। ठीक है, अगर इसको करते हैं ना तो ये इसको रिप्लेस करता है, ये इसको, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए H+ आयन यानी कि जो पानी में घुलनशील होते हैं। H+ आयन किसका है? अम्ल का, एसिड का। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जठर रस। ठीक है, इसमें H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ अम्ल है? देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि जो पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल 0 से शुरू होता है 14 तक, यानी कि 14 तक। ठीक है, और बीच में होता है 7। हाँ 7। 7 से अगर ऊपर जा रहा है, यानी कि 8 जा रहा है, 9 जा रहा है, 10 जा रहा है, 11 जा रहा है, 12 जा रहा है, तो ये एक तरह से क्या बन रहा है? क्षार बनता जा रहा है। ठीक है, क्षार। ठीक है, और जो 7 से नीचे आ रहा है, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1, जितना नीचे आएगा वो क्या बनेगा? अम्ल बनेगा, अम्ल। अब यहाँ पे पूछा क्या आप लोगों को? पूछा है कि अम्ल इनमें से कौन है, तो कौन 7 से कम है? देखिए 5 जो है ना, 7 से कम है, तो ये एक तरह से अम्ल अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1, 2, 3, 4 है ना, हाँ, तो ए हो जाएगा राइट आंसर, ए ही बनाएगा अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? देखिए सोडा अम्ल अग्निशामक में यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है कौन सा है बताइए? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी CaSO4। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड जो दोनों गुण दर्शाता है। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी Al2O3, ऑप्शन सी Na2O3, ऑप्शन डी Fe3O4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें से बताना कि कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए 281, ऑप्शन बी 287, ऑप्शन सी 28 एंड ऑप्शन डी 285। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी 2 और 8। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए आप लोगों को पता होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें एक बॉन्ड होता है।
ठीक है, एक ही बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को संतृप्त बोलेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड, ठीक है, और जिसमें ट्री बॉन्ड होता है, ये दोनों ही क्या हो जाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना कि इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ऑप्शन ए CH4, ठीक है, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C2H2 और ऑप्शन डी C4H10। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए C2H2, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है? देखिए HCHO, CHO बताइए ये किसका है? अल्कोहल का, कीटोन का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड का CHO होता है। ठीक है, अल्कोहल का OH होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक का COOH होता है। ठीक है, कीटोन। ठीक है, चलिए आप लोगों को चारों समूह याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना लिथियम के बराबर होगी? तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम का। ठीक है, हाँ, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये लिथियम के बराबर होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जिसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताइए किस प्रकार का पोषण होगा? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, या मृतजीवी पोषण, या प्राणी संभोजी पोषण? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है, अमीबा जो होती है इसका शेप निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करता है, खाना को, जैसे मान लीजिए ये खाना है तो धीरे 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 ये फैल के खाना को अपने अंडर में ले लेगा, उसके बाद इसे खाता है। ठीक है, जिसको प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरावेट का विखंडन कहाँ होता है? देखिए जो श्वसन होता है ना, उस प्रक्रम में ग्लूकोज से जो पायरावेट का विखंडन होता है तो वो कहाँ पे होता है? कोशिका में। ठीक है, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में, या यीस्ट में? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी बनता है ATP के रूप में। ठीक है, और इसको कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? देखिए इनमें से कौन सा एक वृद्धि हार्मोन है जो शरीर का उपापचय का नियमन करता है? वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, या थायरोक्सिन? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय वाले चैप्टर में तो वहाँ पे पढ़े होंगे कि अनैच्छिक क्रिया जो होती है उसको कौन नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी मेडुला। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला। मेडुला जो है अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? 1 मिनट आपको चित्र दिखाते हैं, ये रहा चित्र। ठीक है, यहाँ पे ये चित्र है। ठीक है, इसमें किस प्रकार का जनन को प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी खंडन, ऑप्शन सी पुनरुद्भवन, ठीक है, ऑप्शन डी मुकुलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनरुद्भवन। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है 26। ठीक है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका में, शुक्रवाहिका में, गर्भाशय में, योनि में? तो मनुष्य में निषेचन कहाँ पे होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडवाहिका में होता है निषेचन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, ना तो पिता के और ना तो माता के? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिता और माता दोनों के डीएनए से गुण प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है
नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन या चंद्रमा के गुरुत्व खिंचाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के कारण होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? देखिए, जो आप लोगों को पता होगा कि जो पत्तियां होती है ना, हरी पत्ती, उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के द्वारा ही सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चालू होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि जो सौर ऊर्जा का कितना परसेंट भाग जो है वो खाद्य ऊर्जा में उपयोग करती है पत्तियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 0.1%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1% का यूज़ करता है पत्तियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? बताइए इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग पर्यावरण करने से पर्यावरण में लाभ होगा? थर्माकोल के डिस्पोजल कप का, ये तो नहीं है। प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, या कागज़ के डिस्पोजल कप का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कागज़ के डिस्पोजल कप का। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्लास 10 के साइंस के मॉडल क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख लेना आप लोगों को, ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसी तरह मैं मॉडल सेट का भी आंसर लेके आऊँगा और साथ ही साथ और भी अपने से जो बनाए गए मॉडल क्वेश्चंस होंगे उनके भी आंसर लेके आऊँगा। हमारे चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए किस तरह के वीडियो चाहिए आप लोगों को। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। जय हिंद।